हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। जल्दी से वीडियो को आप स्टार्ट करने के पहले लाइक कर दीजिए, हाइप पे क्लिक कर दीजिए। अगर थैंक्स करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन जो आपको चाहिए था। देखो, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं, मेरा थोड़ा ऑफिस में भी काम रहता है, तो मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आता हूँ। मुझे भी फिक्र है, आप उसके लिए थोड़ा सा मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 से अपन पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही दे चुका था। आप थोड़ा इसका डिटेल में विद आंसर डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसी को आप हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, वॉज वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड अर्लीस्ट अर्बन कल्चर्स। हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो आज हम शहरी कल्चर देखते हैं वो उस जमाने में हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखने को मिलता था। वहाँ की जो फीचर्स थे, हाईली एडवांस टाउन प्लानिंग, वहाँ की टाउन प्लानिंग बहुत ज़्यादा एडवांस थी। एविडेंट इन ग्रिड लाइक स्ट्रीट पैटर्न्स, जिसे हम ग्रिड वाले पैटर्न्स होते हैं वो यूज़ करते थे। सफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम तो बेस्ट था वहाँ का। सजेस्टिंग अ स्ट्रॉन्ग म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये बात बताता था कि वहाँ का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। द सिविलाइजेशन वॉज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्ट यूनिफॉर्म ब्रिक साइज, ये इसलिए भी फेमस थी कि वहाँ की जो ब्रिक्स की साइज थी वो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी थी। उस समय पे इतनी ज़्यादा कोई फीचर्स नहीं थे तो बाकियों से अलग वो यूनिफॉर्म साइज हुआ करती थी, जो बताता था कि वहाँ का प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड कितना ऊंचा है। इकोनॉमिकली द IVS thrived for extensive trade network and that reached as far as Mesopotamia, supported by agriculture surplus from fertile Indus food plants। IVC का मतलब बता देता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का बोल रही है। उस समय का ट्रेड नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्रेडिंग्स का भी बहुत अच्छे से यूज़ करते थे। क्राफ्टमैनशिप की बात करें अगर, तो वो भी यहाँ का बिल्कुल एक अनदर हॉलमार्क था, क्योंकि वहाँ पर बीड मेकिंग, मेटल वर्क इन ब्रॉन्ज, क्रिएशन ऑफ फेमस सील्स डिपिक्टिंग एनिमल्स, जैसे हम देखते हैं कि पुराने ज़मानों में जानवर के फेसेस वाली सील, साइन होते कि कॉइन जो होते थे, सिक्कों पे भी बहुत सारे एनिमल्स के थंब प्रिंट या फिर राजा महाराजाओं के चेहरे, ऐसे सिंबल्स भी हुआ करते थे पहले। प्रोटो शिवा फिगर विच प्रोवाइड इंसाइट इनटू देयर कल्चर एंड रिलीजियस सिंबल, वहाँ पर जो शिवाजी का जो फिगर है, शिव जी का, वो भी कहीं ना कहीं ये बताता है कि इनके कल्चर और रिलीजियस कितना स्ट्रांग था उस समय पे। अनलाइक कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन, नो लार्ज टेम्पल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड पॉइंटेड टुवर्ड अ पॉसिबल डिसेंट्रलाइज्ड और सेक्युलर गवर्नेंस, मतलब वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बड़े या ऐसे लार्ज टेम्पल किसी एक जगह के नहीं दिखाई दिए। देयर स्क्रिप्ट्स रिमेन अनडिपेंडेंट एंड विद द लिमिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सोशल हिरार्की। देखिए, वहाँ का जितना भी लोगों ने रिसर्च किया है, ये उन्होंने रिसर्च के बाद बताया है। जो जो लोग वहाँ पर रिसर्च करने गए थे, उनकी रिसर्च की रिपोर्ट के हिसाब से वहाँ सोशल हिरार्की के बारे में बात हुई है। वहाँ पर ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ा बाथ के बारे में बताया गया है, जो बहुत सुंदर, जैसे कुंड वगैरह बनते हैं हमारे यहाँ, वैसे बहुत बड़ा बाथ का भी ऐसा माना जाता है वहाँ पर प्रेजेंस था वो। पब्लिक स्पेस पोटेंशियली यूज फॉर रिचुअलिस्टिक प्यूरिफिकेशन, जैसे कि हम कुंड वगैरह बनाते हैं, वहाँ हम नहाने जाते हैं, जैसे हमारे उज्जैन में राम घाट वगैरह है, पूजा पाठ रिचुअल्स होते हैं वहाँ पर, उस टाइप का वहाँ पर ग्रेट बाथ वाला इलाका भी बनाया गया है। तो समरी में बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन रिफ्लेक्ट करता है रिमार्केबल अर्बन मैच्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। अर्ली फाउंडेशन फॉर सिविलाइजेशन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एम्फेसाइज सोशल ऑर्डर एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। तो ये बताता है कि उस ज़माने से ही वो टेक्नोलॉजी में अच्छे थे, अर्बनाइजेशन था, कमर्शियल उनको प्रॉस्पेरिटी थी,
मतलब एक अच्छी सिविलाइजेशन थी हर तरीके से, और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट भी उनका काफ़ी अच्छा था। तो ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द सोशल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस फीचर्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज hierarchical, supported by presence of citadel areas, which suggest रूलिंग एलाइट्स, रेसिडेंशियल टाउन्स वगैरह थे वहाँ पे। वहाँ की इकोनॉमिक लाइफ जो थी बेटा बहुत ऑर्गेनाइज्ड थी। उनका जो सेंटर था मेन वो एग्रीकल्चर पे फोकस करते थे, ट्रेड पे फोकस करते थे। दे कल्टीवेट, नॉर्मली वो क्या कल्टीवेट करते हैं, वीट, बार्ले, कॉटन, इन सब चीज़ों की खेती होती थी नॉर्मली। एक्सपोर्ट टू डिस्टेंस लैंड, उसको वो एक्सपोर्ट भी करते थे। मेटल वर्क के बारे में ऊपर पढ़ा हमने, कॉपर ब्रॉन्ज वगैरह पे मेटेलिक वर्क होता था जो रिफाइंड तरीके से होता था। स्टैंडर्डाइज वेट वगैरह मेजरमेंट फॉर कॉमर्स, सब चीज़ें थी उनके पास। रिलीजियस लाइफ जो थी वो भी थी, हमने पढ़ा कि बहुत बड़ा कुंड था वहाँ पे, और वहाँ पे कोई बहुत बड़े टेम्पल्स नहीं थे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, बट फिर भी आर्कोलॉजिस्ट फाइंडिंग के हिसाब से वहाँ पे पशुपति सील ये बताती है कि वहाँ पे शिव जी के भक्त थे। टेराकोटा फीमेल फिगर सजेस्ट द वेनरेशन ऑफ मदर गॉडेस्ट। वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भाई लोग गॉडेस मतलब माता की भी पूजा करते थे। अ पॉसिबल फोकस ऑन फर्टिलिटी, वहाँ पर उनका फोकस फर्टिलिटी एग्रीकल्चर वगैरह पे था। इसके सेक्रेट बाथिंग प्रैक्टिस, ठीक है, एविडेंस बाय, ये मैंने आपको बताया ग्रेट बाथ सिस्टम था, ऊपर पढ़ चुके हैं अपन ये। प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द रिलीजियस और कम्युनिटी लाइफ। द सिविलाइजेशन ऑल्सो एग्जिबिटेड डीप फॉर द नेचर एंड द एविडेंस सजेस्टिंग द वर्शिप ऑफ द ट्री एंड एनिमल। उस समय जानवरों की, पशु पक्षियों की, एनिमल्स की भी पूजा होती थी। While they practice burial, they did so with the various grave goods, hinting at beliefs in the afterlife। कहीं ना कहीं ये जन्म के बाद ऐसा माना जाता है कि इंसान मरने के बाद भी उनका जीवन होता है, लाइफ साइकिल वगैरह पे ट्रस्ट करते थे ये चीज़ें। दिस एलिमेंट पेंट अ पिक्चर ऑफ सोसाइटी वॉज कॉम्प्लेक्स, कहीं ना कहीं बताता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी, ऑर्गेनाइज भी थी अपने तरीके से, कल्चरल कोहेंसिव, प्रॉस्पेरिटी थी, ट्रेड रिचुअल्स वगैरह जो, ठीक है लिख देना। देखो ज़्यादा आपके पास याद करने का समय है नहीं, ना ही आप उसको तो याद कर पाओगे। आपको बस एक रफ ड्राफ्ट तैयार कर लेना है कि किन किन की पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है बस, और उसको आपको एक्सप्लेन कर देना है मेनली। डिस्कस द डिटेल ऑफ द मेजर फीचर ऑफ क्लासिकल पीरियड। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लासिकल पीरियड की। ऑफन एसोसिएट विद द गुप्ता एम्पायर द गोल्डन एज। नॉर्मली क्लासिकल पीरियड को गुप्त एम्पायर के साथ में रिलेट करके पढ़ा जाता है, जिसको हम गोल्डन एज भी कहते हैं। कैरेक्टराइज बाय अनपैरेलल्ड अचीवमेंट इन द साइंस। उस जमाने में साइंस में, लिटरेचर में, आर्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, अचीवमेंट्स मिली। इट सॉ द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में भी थोड़ा सा क्लियरिटी हुई। इट वॉज ऑल्सो अ टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट इंटेलेक्चुअल फ्लोरिशिंग, मतलब अधिकतर जो बौद्धिकता की चीज़ों में विकास हुआ है। द पीरियड इज रिनोन्ड फॉर द वर्क ऑफ कालिदास। इस जमाने में जो प्रमुख हमारे कवि थे उनका नाम था कालिदास। उनके संस्कृत लिटरेचर जो पूरे हमारे कल्चर का लैंडस्केप है, बहुत उसको सुंदर तरीके से उन्होंने अपने सारे लिटरेचर्स में दर्शाया है। एडवांसमेंट इन मैथमेटिक्स, उस ज़माने में हम मैथ्स में भी बहुत एडवांस थे, क्योंकि आर्यभट्ट थे। एस्ट्रोनॉमी बाय द स्कॉलर लाइक आर्यभट्टा हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जीरो एंड कैलकुलेटेड द सोलर ईयर। आर्यभट्टा ने हमें जीरो का इन्वेंशन करके दिया और सोलर ईयर के बारे में बताया। आर्टिस्टिकली द गुप्ता एरा सॉ द रिफाइनमेंट ऑफ द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्ट आर्किटेक्चर। गुप्ता के पीरियड में जो नागरा स्टाइल के तरीके से टेम्पल बनाए जाते थे उसको इन्होंने और ज़्यादा रिफाइंड तरीके से पेश करा। वॉल पेंटिंग वगैरह करना, जब अजंता एलोरा केव वगैरह आपके घूमने गए तो आपने देखा होगा वहाँ पे, शो केसिंग द हाई लेवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप।
जो बताता है कि उस जमाने में कितने ज्यादा अच्छे क्राफ्टमैन थे हमारे पास, जो वॉल पेंटिंग वगैरह कर सकते थे, वो भी इतनी सुंदर। इकोनॉमिकली इंडिया मेंटेन्ड स्ट्रॉन्ग ट्रेड लिंक विथ साउथ ईस्ट एशिया एंड द रोमन एम्पायर। उस समय इंडिया के ट्रेडिंग रिलेशन भी अच्छे थे साउथ ईस्ट एशिया से और रोमन एम्पायर से, फ्यूलिंग इंटरनल प्रॉस्पेरिटी, और उससे आपस में प्रॉस्पेरिटी भी गेन हो रही थी इंटरनली। रिलीजियस लाइफ वॉक मार्क्ड बाय द रिसर्जेंस ऑफ द पुरानिक हिंदुइज्म विच ब्लेंडेड वैदिक ट्रेडिशन विद द रीजनल प्रैक्टिस। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारे पुराण हैं हिंदुओं के, या जो हमारे वैदिक ट्रेडिशंस हैं, उनका मिक्सचर था रिलीजन प्रैक्टिस वगैरह में। बुद्धिज्म और जैनिज्म भी साथ में चल रहे थे। पॉलिटिकली द पीरियड फीचर द स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। बेटा पॉलिटिकली की बात करें अगर अपन, तो उस जमाने से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का तरीका था वो काफ़ी सेंट्रलाइज्ड था। रीजनल ऑटोनॉमी, अल्टीमेटली द क्लासिकल पीरियड वॉज ट्रांसफॉर्मेटिंग एरिया। ये एक ट्रांसफॉर्म करने वाला, परिवर्तन लाने वाला एरा था। और मेनी इसमें कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, रिलीजियस ट्रेडिशन, हर तरीके से प्रोग्रेस हुई बेटा। डिस्क्राइब इन डिटेल द कंसेप्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस एंड प्लूरलिज्म इन इंडियन सोसाइटी। को एग्जिस्टेंट एंड प्लूरलिज्म आर द फाउंडेशनल टेनेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। बड़ा इनकी जो रूटेड है वो हमारे पूरे ट्रेडिशंस है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे इंडिया का मानना है, अनेकता में एकता हमारे भारत का प्रतीक है वो चीज़ें। प्लूरलिज्म इम्प्लाइज द पीसफुल एक्सेप्टेंस ऑफ मल्टीपल रिलीजियस। ये हमें अलाउ करता है कि हम एक साथ बहुत सारे धर्म, भाषा, कल्चर को एक सिंगल नेशनल हम हमारे देश में साथ में रख पा रहे हैं। दिस कंसेप्ट इज नॉट मियरली अ मॉडर्न पॉलिटिकल कंस्ट्रक्शन। ये सिर्फ कोई मॉडर्न पॉलिटिकल कल्चर नहीं है, लेकिन ये हमारी एंशंट प्रैक्टिस है, पुराने ज़माने से चलती आ रही है। हिस्टोरिकली रिफ्लेक्टेड द एसिमिलिएशन ऑफ वेरियस इमिग्रेंट्स ग्रुप, रिलीजन्स, फिलोसॉफिकल स्कूल्स। इंडिया के अंदर बहुत सारे इमिग्रेंट जो बाहर से आए, धर्म हैं, उनकी सभ्यता है, संस्कृति है, वो सबको हम वेलकम करते हैं। इंडियन इथोस इनकरेज अ डायलॉग बिटवीन डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, रिकॉग्नाइजिंग एंड द मल्टीपल ट्रुथ कैन को एग्जिस्ट। अब इंडिया इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि अलग अलग जीने का तरीका, उनकी पहचान, उनके ट्रुथ सब साथ में रहते हैं हमारी अलग अलग होने के बाद भी। इन प्रैक्टिस दिस इज एविडेंस इन द शेयर्ड कल्चर। ये देखा जाता है कि जब हम कल्चर को शेयर करते हैं आपस में, यहाँ पर अलग अलग फेस्टिवल, रिलीजियस ट्रेडिशंस, मतलब हमारे इंडिया में अगर हम बात करें, सबको अपने अपने फेस्टिवल बनाने का अधिकार है, अपने अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस सब लोग करते हैं। हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी गारंटी देता है उन लोगों को कि वो जिस धर्म को मानना चाहें, जिस बिलीफ को मानना चाहें, मान सकते हैं। को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखना। भले हम सब लोग अलग हैं, फिर भी हमको आपस में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये प्रिवेंट करता है कि कोई भी सिंगल आइडियोलॉजी डोमिनेट करे। यहाँ पर इंडिया में कोई भी सिंगल आइडियोलॉजी डोमिनेट नहीं करती है। प्लूरलिस्टिक फ्रेमवर्क जो होता है वो सोसाइटी में सोशल हार्मनी मेंटेन करता है, हर एक इंडिविजुअल को अपनी यूनिक आइडेंटिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कम्युनल टेंशन, कई बार कम्युनिटी के अंदर टेंशन, राइट्स वगैरह जैसी कंडीशन भी बन जाती है। बट लास्ट में जो हमारा इंडियन सिस्टम है वो सेल्फ करेक्ट कर लेता है उसको, और अपनी वैल्यूज़ को भी सुधार लेता है। by fostering an environment where diverse voices are heard। हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग, जाति के लोग, प्रजाति के लोग, संप्रदाय के लोग रहते हैं, सबको हम सुनते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इंडिया बहुत बड़ा वाइब्रेंट एग्जाम्पल है प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी का, जहाँ पर को एग्जिस्टेंस एवरीडे रियलिटी है। अब हम यूनिट 1 खत्म कर चुके हैं। यूनिट 1 के जो मैंने क्वेश्चन कराए थे, इन सब अगर क्वेश्चंस को आप ज्वाइंट कर लो तो चैप्टर 1 की समरी बन जाती है बेटा, यूनिट 1 की, सॉरी। अब यूनिट 2 पे आ जाते हैं। रिव्यू द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक स्टेट प्रिंसिपल्स इन डिटेल। वैदिक पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो
सेंटर्ड होता था कंसेप्ट पे, धर्म और राजधर्म पे, वेयर द किंग प्राइमरी ड्यूटी वॉज टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड अपहोल्ड मोरल ऑर्डर्स। राजा का एक धर्म होता था कि उनकी प्रजा को उनको बचाना है और हमेशा एक ऐसे ऑर्डर देना है जो प्रजा के लिए सही हो। द स्टेट वॉज नॉट एन एब्सोल्यूट ऑटोक्रेसी। वहां पर पूरी ऑटोक्रेसी नहीं थी। ऑटोक्रेसी मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था कि जो राजा बोलेगा वही होगा, बाकी को कोई राइट नहीं था, पूरा ऑटोक्रेसी नहीं था। वहां पर कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन भी थी, सभा वगैरह होती थी, काउंसिल ऑफ एडल्ट और एलाइट्स, मतलब सभा बनती थी, समिति वगैरह बनती थी, पॉपुलर असेंबली ऑफ द पीपल। तो सिर्फ राजा अकेला डिसीजन नहीं लेता था, उनकी सभा भी होती थी, समिति भी होती थी। ये बॉडीज जो है वो चेक करती थी किंग्स की अथॉरिटी और इंश्योर करती थी गवर्नेंस रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक नीड्स, कि जो हम गवर्नेंस चला रहे हैं वो पब्लिक की ज़रूरतों को पूरा कर सके। सिर्फ राजा अकेला सारा डिसीजन नहीं लेता था। द कोर प्रिंसिपल वॉज द किंग रूल्ड बाय मैंडेट ऑफ द पीपल्स वेलफेयर रादर देन द डिवाइन राइट अलोन। यहाँ पर जो राजा है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करता था, ना कि अपने अधिकारों को एंजॉय करने के लिए। जस्टिस वॉज एडमिनिस्ट्रेड बेस्ड ऑन द एस्टेब्लिश्ड कस्टम एंड मोरल ड्यूटी। यहाँ पर जो न्याय की बात करते थे वो न्याय उनके कस्टम्स और मोरल ड्यूटी के आधार पर मिलता था उनको, जो उनके नैतिक मूल्य थे और जो उनके कस्टम्स थे उनके अकॉर्डिंग। टैक्सेशन उस समय भी था, बट इट वॉज रिव्यूड एज द कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर पब्लिक सर्विस रादर देन आर्बिट्ररी एक्सप्लॉयटेशन। मतलब जैसे लोग लगान का नाम भी लेते हैं, उस समय राजा टैक्सेस तो लेते थे, बट वो टैक्सेस एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन के रूप में नहीं थे। जो पब्लिक सर्विस में कंट्रीब्यूट करना चाहते थे उस तरीके से लेते थे, ताकि उनका जो पैसा है वो पब्लिक सर्विसेज में यूज कर सके। द वैदिक स्टेट एम्ड एट द मेंटेनिंग हार्मनी बिटवीन द रूलर एंड रूल्ड। जो वैदिक स्टेट है, पॉलिटिकल सिस्टम, वो हेल्प करता है कि राजा और प्रजा के बीच में एक हार्मनी, मतलब एक तालमेल बना के रखी जा सके। ग्राउंडेड इन द overreaching framework of the righteousness, the king, while authoritative, was bound by the principle making governance a collective responsibility। ये कहीं ना कहीं किंग जो है उनको ये पावर देती थी और कहीं ना कहीं जवाबदारी भी होती थी कि वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जो भी राइट्स वो जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं, गवर्नेंस बना रहे हैं। तो दिस सिस्टम एम्फेसाइज्ड सोशल स्टेबिलिटी। इससे समाज में स्थिरता आती है, वो कम्युनिटी का प्रोटेक्शन भी होता है, क्योंकि आप क्या करते हो ना, सब डिसीजन सोच समझ के एथिकली लेते हो। कॉन्सिक्वेंटली द वैदिक स्टेट वॉज सोफिस्टिकेटेड प्रोटो डेमोक्रेसी दैट प्रायोरिटाइज ड्यूटी ओवर पावर। यहाँ पे वही कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी करेक्ट तो नहीं बोलेंगे कि राजा का रूल था, बट कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी का ही तरीका था, क्योंकि राजा तो रूल करता था लेकिन वो अपनी ड्यूटी को पहले मानता था, ना कि पावर इंजॉय करता था। तो ये कहीं ना कहीं फाउंडेशन है इंडियन पॉलिटिकल फिलोसॉफी का। क्वेश्चन 2, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ वैदिक स्टेट प्रिंसिपल ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान पे भी वैदिक स्टेट प्रिंसिपल कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है क्या? लोग बोलते हैं यस। द इन्फ्लुएंस ऑफ वैदिक स्टेट प्रिंसिपल ऑन द मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोफाउंड। देखा जाता है बेटा, पर्टिकुलरली इन द ड्यूटीज एंड द कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। जहां पर आप ड्यूटी, मतलब हमने पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे पास, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, डीपीएसपी जिनको बोलते हैं, वहां देखने को मिलता है। वाइल इन द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिकन वैल्यू। भले हमारे मॉडर्न जो डेमोक्रेसी, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी की बात करी है, रिपब्लिक इंडिया की बात करी है, बट साथ में वहाँ पे एंशियंट आइडियोलॉजी जैसे धर्म कि हर एक इंडिविजुअल की ड्यूटी है, एंड द स्टेट टू अपहोल्ड जस्टिस, और साथ में स्टेट की भी ड्यूटी है कि वो जस्टिस को प्रमोट करें। कॉन्सेप्ट ऑफ सभा एंड समिति, ये भी हमको देखने को मिलता है। हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन होता है ना, हमारे यहाँ भी लोकसभा राज्यसभा वगैरह बनती है, विच फाइंड्स रिजोनेंस इन द मॉडर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो आज हम पार्लियामेंट देखते हैं जहाँ पर लोकसभा है, राज्यसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह है, विधानसभा, विधान परिषद, वहाँ पर भी सिस्टम देखने को मिलता है, जहाँ पर इलेक्शन उनके जो भी हम जिनको इलेक्ट करते हैं
हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है, ये सब चीज़ें होती है बेटा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, जो हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है कि आपको स्टेट में क्या काम करना है। तो उसमें आता है सोशल जस्टिस, वेलफेयर, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये सब चीज़ें हमको हमारे एंशंट वैदिक इथोस में देखने को मिलती है। द आइडिया ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरा वर्ल्ड मेरी फैमिली है, ये भी हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, जो इंटरनेशनल पीस और कॉपरेशन बना के रखता है। मॉडर्न स्टेट स्ट्रक्चर इज सेक्युलर और डेमोक्रेटिक। आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सेक्युलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है। इसमें स्पिरिट ऑफ गवर्नमेंट है कि हम हमारे मोरल्स को ध्यान रखेंगे, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। जो हमारा इंडिया है वो पॉजिटिव और हमेशा आगे बढ़ने की तरफ देखता है, तो हम हर धर्म को, हर कल्चर को अडॉप्ट करते हैं और सबका वेलकम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा प्रोग्रेसिव और डीपली रूटेड इंडियन कल्चर हेरिटेज को भी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। कॉर्नरस्टोन ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी एंड डिग्निटी, जो हमारे हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को लिबर्टी, स्वतंत्रता, डिग्निटी, प्रतिष्ठा प्रोवाइड करती है। ये राइट, इसमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सब राइट्स हमें प्रोवाइड करता है। राइट टू इक्वलिटी मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब लोग लॉ की नज़रों में समान है, चाहे वो कोई भी हो। राइट टू फ्रीडम, सब लोग फ्रीली इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। इंडिया में कहीं भी वो अपना कोई प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं, पूरे इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी उनको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। सब अपने धर्म को, रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। राइट टू एजुकेशन, सबको पढ़ने का अधिकार है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कोई अगर आपके फंडामेंटल राइट छीनता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी रिट फाइल कर सकते हैं। आर जस्टिसिएबल मीनिंग दे आर इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट, मतलब ये कोर्ट इन्फोर्स करवाता है, कोई ऐसे छीन नहीं सकता। इनका प्राइमरी पर्पस ये होता है कि स्टेट जो है वो अपनी पावर को मिसयूज ना करे और हर एक सिटीजन को उनकी लाइफ डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार रहे। दे आर नॉट एब्सोल्यूट, however their state can impose reasonable restriction in the interest of public order। ये राइट बेटा बहुत एब्सोल्यूट तो नहीं है, थोड़ा बहुत हम इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकती है। जैसे कि मान लो नेशनल सिक्योरिटी वगैरह की बात हो, अब मैंने आपको बोला कि हमको राइट टू फ्रीडम, घूमने का अधिकार है, रोड पर हम घूम सकते हैं, लेकिन मान लो कर्फ्यू चल रहा हो तो फिर नहीं घूम सकते, मारेगी पुलिस। कोरोना में कैसे पड़ रहे थे फटके, याद होगा सबको, जहाँ देखा पुलिस वही मार रही थी सबको। तो वो चीज़ें क्या है, अब आप ये नहीं बोल सकते सर मेरा फंडामेंटल राइट है जाऊंगा मैं, तो नहीं बेटा, ये एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं अगर नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी की बात हुई तो। मॉरलिटी, नेशनल सिक्योरिटी की बात हुई तो। द राइट टू फ्रीडम अलाउ फॉर स्पीच एक्सप्रेशन बट नॉट परमिट इंसाइटमेंट टू वायलेंस, भाई जैसे आपको स्पीच देने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, पर आप कोई भी भड़काऊ भाषण, दंगे फसाद करने वाले भाषण नहीं दे सकते। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 में दी गई है, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बोला था, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ चीज़ें में। इसके तहत सीधे इंसान सुप्रीम कोर्ट के पास अपने फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन की शिकायत करने के लिए जा सकता है। तो ये राइट जो है कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में काम करते हैं इंडिविजुअल के लिए, और बैलेंसिंग करते हैं स्टेट और जो ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट है उनको, ताकि फ्री और फेयर डेमोक्रेसी चल सके बेटा। क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब द सिविक ड्यूटी मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या क्या सिविक्स ड्यूटी, मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A के अंदर हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन है। फंडामेंटल राइट मेनली अगर कैटेगराइज करें तो 6 हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है। सिविक ड्यूटी को फंडामेंटल ड्यूटी भी बोलते हैं, जो आर्टिकल 51A में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। वाइल फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं, वहीं ड्यूटी जो है वो सिटीजन को रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि आपको नेशंस के लिए, अपने दूसरे फेलो सिटीजनशिप के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को सम्मान करना है, जो नोबल आइडियाज़ हैं
देश के स्ट्रगल में जिन्होंने मेन योगदान दिया है उनको हमेशा ध्यान रखना है, देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी की रक्षा करना है। जब मौका मिले सिटीजन को तो इंडिया को अगर डिफेंड करने की जरूरत पड़े तो आपको आगे बढ़ना है। रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, जब भी देश की रक्षा करने के लिए हमको बुलाया जाएगा तो हमको जाना है, पीछे नहीं हटना है। हार्मनी बना के रखना है, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा बना के रखना है, एक दूसरे की कल्चर, रिच, हेरिटेज की रक्षा करना है। हमारी ये भी ड्यूटी है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दें, मतलब साइंटिफिक जो इन्वेंशन होते हैं उनमें सपोर्ट करें, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं। कई बार लोग तो जानबूझ के गार्डन में जाके तोड़फोड़ कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। स्ट्राइविंग फॉर द एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल, एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है। पेरेंट्स और गार्डियन का भी काम है कि जो बच्चे हैं उनको राइट टू एजुकेशन मिले, तो जो 6 से 14 ईयर्स के बच्चे कंपलसरी उनको हर एक पेरेंट्स और उनके गार्डियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको पढ़ाएं। दीज आर ड्यूटीज एसेंशियली मोरल ऑब्लिगेशंस, ये मोरल ऑब्लिगेशन है जो हर सिटीजन को मानना चाहिए। ये स्ट्रिक्टली इन्फोर्सिएबल नहीं है। देखो भाई, कुछ कुछ लोग नहीं भी मानते, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मानना चाहिए। तो यूनिट 2 भी खत्म हो चुकी है, यूनिट 3 पे आ जाते हैं। देखो, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर आपने तो बहुत बड़ी वीडियो बना दी। देखो बेटा, मैं वीडियो सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ जो बच्चे सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम जा रहा है या बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो बेटा आप वीडियो बंद करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि अगर एक सिंगल बच्चा भी मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखता है और पढ़ता है ईमानदारी से, तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो प्लीज़ आप सब लोग भी अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो एग्जाम में काम ही आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेदास एंड उपनिषद इन इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। वेदा और उपनिषदों का हमारे इंडिया के ट्रेडिशन में, नॉलेज ट्रेडिशन में क्या योगदान है। तो बेटा, ये बेड रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानें जैसे होती है ना मजबूत, उस तरीके से आधार स्तंभ है वेद और उपनिषद हमारे इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन के। पुराने जमाने से ये बातें चलती आ रही हैं। हमारे 4 वेदा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये सर्व करते हैं एज द फाउंडेशन टेक्सेस, एज द इनकैप्सुलेट, ये हमारे रिचुअल्स, हाइम्स, स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क जो वैदिक सोसाइटी में माने जाते थे, जो कनेक्ट करते हैं बिटवीन ह्यूमन नेचर एंड डिवाइन वर्ल्ड। ये हमारे चारों वेदों में सब देखने को मिलता है। उनमें श्रुतिज वगैरह होती हैं जो डिवाइन रिवील्ड नॉलेज होती है, पास डाउन थ्रू जनरेशन ओरली, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में श्रुतिज ट्रांसफर होती है। हमारे उपनिषद हैं जो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कल्मिनेशन ऑफ वैदिक थॉट्स, मतलब जो वैदिक थॉट्स में वैदिक विचारों को आदान प्रदान करते हैं। शिफ्ट द फोकस टुवर्ड फिलोसॉफिकल इंट्रोस्पेक्शन, मतलब अपने आप को मजबूर करते हैं हमें कि हम अपने बारे में सोचें, अपने अंदर झांके, सबसे पहले हम अपनी कमियों को देखें। दे एक्सप्लोर द नेचर ऑफ ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड का कंसेप्ट है, ब्रह्मांड मतलब पूरा हमारा पृथ्वी, सब कुछ उसमें आता है ब्रह्मांड। और आत्मा, ब्रह्मांड, आत्मा, इंडिविजुअल सोल, प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ ट्रू नॉलेज, ये कहीं ना कहीं इनमें ट्रू नॉलेज का आइडिया मिलता है। बेटा देखो, इंडिया का एजुकेशन एरिया जो हमारे वेद उपनिषद से लिया गया है, फॉरेन कंट्रीज भी हमारे वेदों पर स्टडी करती है, और बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशन का आधार हमारे वेद ही हैं। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो या बुद्धि की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, किसी भी तरीके से एजुकेशन वाइज, वर्ल्ड वाइज, हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो वेदास हैं, ये हर जगह पूरे वर्ल्डली देखने को मिलते हैं इनके सोर्सेस। बाय द एम्फेसिस इथिकल लिविंग, रिफ्लेक्शन एंड परस्यूट ऑफ ट्रूथ, वेदास एंड उपनिषद हैव प्रोवाइडेड अ टाइमलेस फ्रेमवर्क फॉर इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंक्वायरी। हमारे जो वेद हैं हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं, सच का साथ देने का सिखाते हैं। ये एक ऐसा ज्ञान है जो समय के साथ भी चलता रहता है, कभी भी पुराना नहीं होता। इनकी जो टीचिंग है, कंटेम्प्ररी इंडियन थॉट्स इनकरेजिंग द इंडिविजुअल टू लुक बियॉन्ड द सर्फेस ऑफ लाइफ, ये हमें बताते हैं कि आपको बियॉन्ड द लाइफ, जीवन के बाहर भी सोचना है। कई बार हम देखते हैं कि हम कर्म अच्छे करो, क्योंकि कर्म अच्छे नहीं करोगे तो उसका फल भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो इनके बहुत डीपर मीनिंग है बेटा, जो आज पूरे यूनिवर्स में जाने माने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे वेदा और उपनिषद हम तो भले एक बार ना पढ़ें,
पर विदेशों में इसकी स्टडी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशन इन द गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम। बेटा ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। गुरुकुल एजुकेशन सब जानते हो आप, वहाँ पर टीचर को गुरु बोलते हैं और स्टूडेंट को शिष्य। ये भी कॉर्नर स्टोन है पूरे इंडियन पेडोलॉजिकल प्रोसेस का। इट वॉज नॉट मियरली, सिर्फ अकेडमिक इंटरेक्शन नहीं होता था वहाँ पर एक बॉन्ड बनता था, रिवरेंस, डेडिकेशन, आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट। गुरु जो है ना, एक्ट एज अ गाइड हो, गाइड के रूप में, मेंटर के रूप में, स्पिरिचुअल बिकॉन, मतलब एक तरीके से गुरु सब कुछ थे अपने शिष्यों के लिए। वाइल द स्टूडेंट लिव इन द गुरुज होम, जब शिष्य जाके गुरु के आश्रम में रहते थे। पार्टिसिपेट इन हाउस होल्ड टास्क सर्विंग द टीचर, वो घर के काम में मदद करते थे, टीचर की हेल्प करते थे। विच फॉस्टर डिसिप्लिन इन ह्यूमिलिटी, तो वो कहीं ना कहीं उनको डिसिप्लिन सिखाता है, एक हम्बलनेस सिखाता है। द इमर्सिव इन्वायरमेंट अलाउड फॉर द पर्सनलाइज लर्निंग वेयर द गुरु कुड कैटर टू द इंडिविजुअल नीड्स, स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ ईच स्टूडेंट। गुरु हर एक इंडिविजुअल की ज़रूरतों का, उनकी ताकत का, उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का पर्सनली ध्यान रखते थे। एजुकेशन नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सिर्फ किताबी ज्ञान तक, ये ज्ञान सफिशिएंट नहीं था, वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोवाइड करते थे, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस, डायरेक्ट इंटरेक्शन करते थे। गुरु सिर्फ इम्पार्ट नॉलेज नहीं प्रोवाइड करते थे, वो उनके कैरेक्टर को बिल्ड करते थे, एक अच्छा मोरल पास करते थे, साइकोलॉजिकल उनकी हेल्थ इंप्रूव करते थे। देयर रिलेशन टॉट एज द स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ सर्विस, सेक्रीफाइस एंड परस्यूट ऑफ द नॉलेज ऑफ हिज ओन सेक। कहीं ना कहीं स्टूडेंट को सिखाते हैं कि सेवा का भाव होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए, अपने नॉलेज को आगे ले जाने का भाव होना चाहिए। द गुरुकुल सिस्टम प्रायोरिटाइज द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। कहीं ना कहीं गुरुकुल सिस्टम का मेन फोकस ये तो था कि स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, उनको प्रिपेयर करना है फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस से, सिर्फ ना ही बौद्धिक बल्कि इमोशनली भी और एथिकली भी। तो ये बताता है कि किस तरीके से बहुत रोल होता है एक मेंटर का फ्यूचर बनाने में। कहीं ना कहीं बेटा यही मेरा भी रीज़न है टीचिंग लाइन में आने का, बाकी तो ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। इसके बारे में खैर मैं अपनी पिछली वीडियो में भी डिटेल में बता चुका हूँ। डिस्क्राइब इट्स रिलेवेंस इन मॉडर्न एजुकेशन। देखो कहीं ना कहीं क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड जो लर्निंग है उसमें एजुकेशन की अप्रोच जो है ना, वो स्टूडेंट की नीड, उनके इंटरेस्ट, उनकी लर्निंग स्टाइल को देख के बनाते हैं। पुरानी ट्रेडिशनल स्टाइल को थोड़ा सा साइड में रख के हम एक ऐसे लेक्चर्स बनाते हैं, ऐसे मॉडल्स तैयार करते हैं, ऐसे यहाँ पर टीचर जो है एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है, ना कि सोल अथॉरिटी के रूप में। ये एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहाँ स्टूडेंट आए, उनकी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, कोलेबरेशन कर सके, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कर सके, उनसे कुछ पूछें, उनके भी आइडियाज़ लें, थॉट्स लें। मॉडर्न एजुकेशन में बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि अब सिर्फ किताबी ज्ञान से आपका काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्टिव बनना पड़ेगा। चेंजिंग इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट नीड टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, अडेप्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू लर्न इंडिपेंडेंटली। आज के ज़माने में क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, और ये भी एबिलिटी होना चाहिए कि आप खुद से भी पढ़ सको थोड़ा बहुत। स्टूडेंट सेंट्रल मॉडल बनने लगे हैं जो एक पर्सनल एजुकेशन में हेल्प करते हैं, स्टूडेंट को मोटिवेट रखते हैं, क्योंकि ये हम उनकी पेस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे कई बार आप देखते हो 1-to-1 जो मेंटरशिप होती है, उसमें क्या होता है कि आप एक इंडिविजुअल स्टूडेंट पे फोकस करते हो, वो किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं ये ब्रिज के रूप में काम करते हैं जो थियोरेटिकल नॉलेज और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को भरने का काम करता है। स्टूडेंट को एक अच्छे से इंकरेज करता है, एजुकेशन के साथ साथ में अदर चीज़ों में भी हेल्प होती है इससे। इट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर 21st सेंचुरी वर्क फोर्स वेयर कोलेब्रेशन एंड सेल्फ डायरेक्टेड वर्क आर एसेंशियल। आज आप देख रहे हो कोलेब्रेशन का ज़माना है, लेकिन साथ में आपको खुद का भी काम अपने दिमाग से करना पड़ता है। अल्टीमेटली स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग टर्न द क्लासरूम इनटू अ कम्युनिटी ऑफ अ प्रैक्टिस।
आज सिर्फ स्टडी एक छोटे क्लासरूम तक नहीं रह गई है, सब दूर फैल चुकी है वो, जहाँ पर टीचर स्टूडेंट साथ में मिलकर काम करते हैं, हंसी मजाक होती है, बातचीत होती है, एक दूसरे के बारे में डिस्कशन होता है। आजकल डिक्टेटरशिप नहीं रही है एजुकेशन लाइन में। अगर आज का जो इन्वायरमेंट है, स्टूडेंट बहुत प्रेशर में रहता है। और देखो, मेरा तो एक ही थॉट है कि कोई भी स्टूडेंट जानबूझ के नहीं चाहेगा मेरे कम मार्क्स आए। हाँ, बहुत से बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, किसी और फील्ड में इंटरेस्ट हो सकता है, बट अगर वो भी नहीं चाहेंगे कि उनको बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए, एटलीस्ट पास होना हर कोई चाहता है। तो कहीं ना कहीं अगर उनको हम सही गाइड करें कि किस तरीके से वो अपना गोल डिसाइड करें, तो उनको काफ़ी हेल्प हो जाती है कि फ्यूचर में क्या करना है। वरना कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हंसते मुस्कुराते रहते हैं, बाहर घूमते फिरते दोस्तों में चिल मारते हैं, वो रात में शाम में घर में आके बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने बारे में, अकेले में कि अरे मैं क्या करूँगा। उनको फ्यूचर की बहुत टेंशन होती है, पर वो दुनिया को बता नहीं पाते, पेरेंट्स को बता नहीं पाते, या दिखाना नहीं चाहते। तो कई बार ऐसा होता है। तो बेटा, ऐसे भी कोई स्टूडेंट हो, अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स कंट्रीब्यूशन टू अ कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड सोशल रिकंस्ट्रक्शन। टीचिंग ही एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिससे सारे प्रोफेशन का जन्म हुआ है। कहीं ना कहीं जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशन आपके सामने हैं, अगर टीचिंग नहीं होती या टीचर्स नहीं होते तो शायद इतनी आसानी से वो प्रोफेशन में इंसान नहीं जा पाते। तो टीचर प्ले अ pivotal role in the character formation by modeling ethical behavior, fostering empathy, encouraging critical reflection in their students। टीचर ही होते हैं बेटा जो आपको समझते हैं, आप में एथिकल बिहेवियर डालते हैं, आप में जानने की इच्छा डालते हैं, आपको इनकरेज करते हैं काम करने के लिए। क्लासरूम के अलावा टीचर एक मेंटोर के रूप में, गाइड के रूप में आपको नेविगेट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, कैसे आपको अपनी इंटीग्रिटी और डिसिप्लिन मेंटेन करना है वो समझाते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में हेल्प करते हैं, नर्चरिंग वैल्यूज जैसे आपके अंदर ऑनेस्टी, करेज, सर्विस, ये सब भी डालते हैं। इन्फ्लुएंस द मॉरल फैब्रिक्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, मतलब फ्यूचर की जनरेशन के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोसाइटी के लिए अगर हम बात करें तो टीचर कंट्रीब्यूट करते हैं एक अच्छा स्टूडेंट आगे चल के अच्छी प्रैक्टिस करे, ताकि जस्टिस मिले लोगों को, कॉमन गुड के लिए काम करे। एजुकेशन वाइज सोसाइटी को चेंज ला सकता है एक अच्छा स्टूडेंट। जो बदलाव चाहिए वो एक अच्छा स्टूडेंट ला सकता है, लेकिन वो अच्छा स्टूडेंट को क्या अच्छा है क्या गलत है, ये सारा काम एक अच्छा टीचर सिखा सकता है। when teacher equip student with not just skill but also social conscience, हम सिर्फ उनको स्किल नहीं सिखाते, साथ में जो सामाजिक जागरूकता होना चाहिए वो भी सिखाते हैं। दे आर एक्टिवली बिल्डिंग अ मोर इक्विटेबल एंड इन्फॉर्म सोसाइटी, तो वो ज़्यादा अच्छी और इन्फॉर्म्ड सोसाइटी बना सकते हैं। टीचर्स इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड टू द कम्युनिटी, टीचर का जो इन्फ्लुएंस होता है बच्चों पे, उससे एक सोसाइटी अच्छी बन सकती है, कम्युनिटी अच्छी बन सकती है, पूरे देश के प्रोग्रेस में भी हेल्प करता है, साथ में इंडिविजुअल को तो आगे बढ़ाता ही है। तो ये सब इंपॉर्टेंस है, आप और भी मन से लिख सकते हो बेटा, पढ़ लेना इसको। यूनिट 4 पे आ गए गाइस हम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पुरुषार्थ चौस्तयः या चतुष्टतः सॉरी इन द इंडियन फिलोसफी। बेटा ये इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लाइफ के 4 गोल होते हैं नॉर्मली, जिनको हम इंडियन फिलोसफी में मानते हैं, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 मेन गोल होते हैं जिनको हम चतुष्टतः भी कहते हैं। धर्म का मतलब होता है हमारा ड्यूटी, जो बताता है क्या सही है। अर्थ मतलब प्रॉस्पेरिटी या वेल्थ, संपत्ति से मतलब है इसका। कर्म मतलब हमारा डिजायर या प्लेजर। और मोक्ष जब स्पिरिचुअल फ्रीडम मिल जाए, लिबरेशन मिल जाए। धर्म फाउंडेशन होता है बेटा हमारे एथिकल प्रिंसिपल का, जो इंडिविजुअल को बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। अर्थ जो है वो हमको हेल्प करता है कि हमको मटेरियल सक्सेस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, जो हमारे इंसान की लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है, पैसा। कर्म जो होता है वो हमें ये सॉरी काम, कर्म नहीं काम, धर्म अर्थ काम। काम जो है फुलफिलमेंट ऑफ हेल्दी डिज़ायर, जो हमारी अच्छी डिज़ायर्स होती हैं उनको पूरा करना, जिससे हमें इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिले, उसमें हेल्प करता है। टुगेदर दिस
त्रिवार्गा एम्स टू हार्मोनाइज वर्ल्डली लाइफ। ये तीनों मिलके एक अच्छी वर्ल्डली लाइफ प्रोवाइड करते हैं। However, they are framed within the context of ultimate goal, मोक्ष। और इन तीनों को मिला के लास्ट में हमें मोक्ष की प्राप्ति ही चाहिए होती है, ताकि हम जो जन्म मृत्यु का साइकिल है उससे फ्री हो जाएं। बार बार जन्म मृत्यु से फ्री होना है। The significance of this framework lies in the rejection of extremes. It does not advocate the total renunciation, nor does it encourage the unchecked materialism. Instead, it promote the life of integrated growth. ये सिर्फ ये नहीं बोलते कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप चले जाओ, सब कुछ संन्यास ले लो, ये ऐसा नहीं बोलते हैं। ये बोलते हैं कि आपको इंटीग्रेटेड ग्रोथ चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, ये सब भी चाहिए आपको। Where the material and emotional success are pursued through lean of duty, leading ultimate goal to spiritual realization. और जब सब आपको मिल जाता है तो आप स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए जा सकते हैं। बाय बैलेंसिंग दीज फोर, अगर चारों का बैलेंस बना लो तो आप खुद और पूरा वर्ल्ड में पुरुषार्थ रहेगा, मतलब एक ह्यूमन का अच्छे से एग्जिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ आश्रम सिस्टम इन इंडियन वे ऑफ लाइफ। आश्रम हमारे इंसान की लाइफ को नॉर्मली 4 अलग अलग स्टेजों में बांटा है। पहला है ब्रह्मचर्य, जहाँ पे स्टूडेंट फेज आता है, गुरुकुल जाता है, बच्चा पढ़ता है, सीखता है। गृहस्थ, जहाँ पर हाउस होल्ड विवाह के समय के बाद की जो लाइफ होती है। वानप्रस्थ, जब उसका रिटायरमेंट वाला फेज आ जाता है। और संन्यास, जब वो सब कुछ छोड़ के परमात्मा में विलीन होने की तैयारी करता है। दिस स्ट्रक्चर डिजाइन टू गाइड इंडिविजुअल थ्रू डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये इंसानों को बताते हैं कि अलग अलग समय पे जीवन के अलग अलग फेज में उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनकी ग्रोथ का समय भी अलग अलग होता है। ब्रह्मचर्य का फोकस होता है पढ़ाई लिखाई में, सेल्फ डिसिप्लिन में, एक अच्छा कैरेक्टर बनाने में, ताकि फ्यूचर में जो चैलेंजेस आए आप उनको फेस कर सको। गृहस्थ जो है ये लॉन्गेस्ट स्टेज होता है, जहाँ पर इंडिविजुअल मैनेज करता है अपनी फैमिली लाइफ को, सोशल ड्यूटी को, मटेरियल रिसोर्स इकट्ठा करता है, घर वर, पैसा ऐसा, गाड़ी वाड़ी। वानप्रस्थ ये शिफ्ट होता है फ्रॉम वर्ल्डली ऑब्लिगेशन टुवर्ड रिफ्लेक्शन एंड विजडम शेयरिंग। अब आप वर्ल्ड के ऑब्लिगेशन से फ्री होके धर्म की बात करते हो, भगवान की तरफ शिफ्ट होते हो, विजडम वगैरह की तरफ शेयर करते हो। और संन्यास, जहाँ पूरी तरीके से सब कुछ छोड़ के आप स्पिरिचुअलिटी में डूब जाते हो, सब कुछ बंद कर देते हो, घर परिवार सब खत्म। तो ये आपको इंश्योर करते हैं इंडिविजुअल परस्यूड आर बैलेंस्ड विद सोशल ऑब्लिगेशन, कि इंसान को बैलेंस लाइफ जीना चाहिए। ये प्रमोट करते हैं कि लाइफ नॉट अबाउट कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस बट पर्पसफुल जर्नी। सिर्फ आपको एक्सपीरियंस इकट्ठा करने के लिए नहीं जीना है, आपकी जीवन का एक उद्देश्य भी होना चाहिए। अलग अलग नीड, अलग अलग गोल, अलग अलग एज के हिसाब से। आश्रम सिस्टम अलाउ करता है बैलेंस्ड लाइफ, रिस्पेक्ट करना इंसानों की नीड को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। अभी आप देखो स्टूडेंट लाइफ में जितना हो सके नॉलेज ले लो, सीख लो। अभी अगर आप काम काज, मेरे हिसाब से मैं आपको देखो एक एडवाइस दे रहा हूँ, अगर आप अभी कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, फुल टाइम जॉब, अगर बहुत मजबूरी है घर की तो ही करो बेटा, अदरवाइज अभी आप अपना करियर फॉर्मेशन पे ध्यान दो। जॉब भी कर रहे हो तो ऐसी जगह करो जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले जो फ्यूचर में आपके काम आए। कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी जॉब मत कर लेना फालतू की, पैसों के लालच में, कि कुछ नॉलेज भी ना मिले आपको फ्यूचर में जो गोल आपका सेट होना चाहिए। या तो अभी आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने फ्यूचर के बारे में सोच लो कि मुझ में क्या हुनर है, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है फ्यूचर के रिगार्डिंग तो हम एग्ज़ाम के बाद बिल्कुल एक सीरीज भी स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हम सारे स्टूडेंट के डाउट्स लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट उनको आगे क्या करना है, क्या परस्यूड करना है, स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है, सब डिस्कस करेंगे हम आराम से। तो आप प्लीज़ एक गोल डिसाइड ज़रूर कर लो सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ, बेटा यज्ञ जो होते हैं ना, यज्ञ, उसके बारे में है, कंट्रीब्यूशन बताना है आपको इसका। तो जो यज्ञ या रिचुअल्स होते हैं, फायर सेक्रीफाइस जिनको बोलते हैं, हम यज्ञ करते हैं, तो ये डीप सिग्निफिकेंस रखता है हमारे इंडियन कल्चर में। और ये कहीं ना कहीं इंसान, नेचर, डिवाइन स्पिरिट को जोड़ के रखता है। ऑफन अंडरस्टूड एज ए रिलीजियस सेरेमनी, हम यज्ञ को एक धार्मिक सेरेमनी मान के करते हैं। यज्ञ हिस्टोरिकली सिंबलाइज एन एक्ट ऑफ गिविंग बैक
टू द यूनिवर्स। ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स ने जो कुछ हमको दिया है हम उसको वापस दे रहे हैं। इन टर्म ऑफ इन्वायरमेंटल बैलेंस, रिचुअल एलिमेंट इंक्लूड स्पेसिफिक वुड, इनमें स्पेशल प्रकार की लकड़ियाँ, हर्ब्स, घी वगैरह यूज होते हैं जो इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, सजेस्टिंग द अर्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन रिचुअल प्रैक्टिस एंड इकोलॉजी वेलबींग्स। क्योंकि पुराने ज़माने में ही इस तरीके से हमारे भारतीय धर्म के रिचुअल्स होते थे जो इकोलॉजिकल बैलेंस भी बनाए रखते थे। यज्ञ जो प्रमोट होते हैं ये इनका मतलब होता है देना ना कि लेना, उस पर फोकस होता है इनका। आप देखो श्री राम के ज़माने से यज्ञ होते जा रहे हैं, श्री कृष्ण जी ने भी यज्ञ करवाए थे, उसके पहले से ही यज्ञ का महत्व है हमारे भारतीय इतिहास में। Emphasize the sustainable use of natural resource by dedicating a portion of one's effort goods to the scared person for the ritual enforcement and need to live in harmony with nature। कहीं ना कहीं इनका मतलब ये है कि हम अच्छे से जिए, मिल बांट के जिए, जो प्रकृति है उनके साथ में मिल बांट के रहें, इंसान की प्रॉस्पेरिटी को भी मेंटेन रखें, हेल्थी इन्वायरमेंट मेंटेन करें। यज्ञ हमारे यहाँ हर स्पेशल कार्यक्रमों में होते हैं, ये इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं और ये बहुत रिस्पॉन्सिबल थिंक होती है हर इंसान के लिए, यज्ञ वगैरह करते रहना चाहिए। आप देखो हमारे यहाँ हर कार्यक्रम के पहले यज्ञ होता है, शादी में यज्ञ होता है, पूजा पाठ में यज्ञ होता है, क्योंकि ये सस्टेनेबल भी होता है, डेवलपमेंट के लिए बढ़िया और पावरफुल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियन कंसेप्ट ऑफ अर्थशास्त्र, एक्सप्लेन इट्स की एलिमेंट। अर्थशास्त्र बेटा कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य भी के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। इट्स अ मॉन्यूमेंटल ट्रिटाइज ऑफ द स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेटेजी। ये हर तरीके से सक्षम है बेटा हर चीज़ों में, चाहे स्टेट क्राफ्ट के बारे में बात करें, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात करें, मिलिट्री स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें। इट प्रोवाइड प्रैग्मेटिक एंड रियलिस्टिक अप्रोच टू गवर्नेंस, किस तरीके से आपको गवर्नेंस चलानी है, कैसे आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाना है, सोशल स्टेबिलिटी रखना है, कैसे आपको पब्लिक का वेलफेयर करना है, सब कुछ आपको यही मिलेगा। की एलिमेंट इंक्लूड, इसमें सप्तंग थ्योरी है जो डिफाइन करती है 7 लिम्ब ऑफ द स्टेट रूल, मतलब 7 लिम्ब पर डिपेंड करती है, द स्टेट, द रूलर, द मिनिस्टर्स, द टेरिटरी, द फॉरफिटेड कैपिटल एंड द ट्रेजरी, द मिलिट्री एंड द अलाइज। ये सप्तंगस थ्योरी इन 7 लिम्ब को डिफाइन करती है। किसको बेटा, स्टेट, रूलर, मिनिस्टर, टेरिटरी, फॉरफिटेड कैपिटल, ट्रेजरी, मिलिट्री, अलाइज। कौटिल्य जो थे बेटा, इनका फोकस था कि जो रूलर है, राजा है, उनकी प्राइमरी ड्यूटी है हैप्पीनेस, खुशहाली एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, असर्टिंग इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट लाइज इन द किंग्स हैप्पीनेस। जो उनके साथी है उनकी खुशी में ही राजा को अपनी खुशी भी देखने को मिलती है। द टेक्स्ट ऑल्सो डेल्स इनटू इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें आर्थिक प्रशासन, टैक्सेशन क्या होने वाला है, ट्रेड कैसा होने वाला है, एग्रीकल्चर क्या रहने वाला है, मार्केट किस तरीके से रेगुलेट होता है, रिसोर्सेस का आपको किस तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करना है, फिर फॉरेन पॉलिसी ग्रोथ, डिफेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड डिप्लोमेसी। ये जो आज ट्रेंड में चल रहा है उस जमाने में कौटिल्य अपनी बुक में लिख चुके थे। अर्थशास्त्र रिमेन सिग्निफिकेंट बिकॉज इट ट्रीट इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स अ सिस्टमेटिक डिसिप्लिन्स असेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। आज भी जो मैं आपको बता रहा था कि सोसाइटी में इसका आज भी उतना ही महत्व है जितना पहले था। ये सिर्फ राजा को गाइड करने के लिए नहीं बना है, लेकिन ये पूरी सिविलाइजेशन को चलाने के लिए, एक अच्छी गवर्नेंस बनाने के लिए आज भी बहुत यूजफुल है। यूनिट 5 पे आ गए गाइस। देखिए मैं जानता हूँ कि आपको लग रहा होगा अभी वीडियो बची है, बेटा मुझे भी वीडियो बनाने में ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, नोट्स निकालने में, लिखने में, टाइप करवाने में भी एफर्ट लगते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ लो, आपके लिए ही है। वैसे भी अब आपका इसके बाद एक ही पेपर बचा है, वो भी जो पोस्टपोन हो गया था, तो ठीक है यार, कर लो थोड़ा सा कोशिश। और लाइक ज़रूर कर दो यार, अभी भी कंजूस, इतने सारे लोग देख रहे हैं, लाइक नहीं करते हो आप। हाउ डिड द बाल गंगाधर तिलक रेज अवेयरनेस अमंग द पीपल थ्रू गणेश उत्सव ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। जब फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी
तो गणेश उत्सव के जरिए लोगों में अवेयरनेस कैसे बाल गंगाधर तिलक जी ने फैलाई। तो बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, उन्होंने एक प्राइवेट सेलिब्रेशन गणेश चतुर्थी को एक मैसिव पब्लिक इवेंट में कन्वर्ट कर दिया, गणेश उत्सव। ये एक स्ट्रेटेजिक टूल था ताकि नेशनल यूनिटी इकट्ठी की जाए, इंडिया के लोगों को इकट्ठा किया जाए फ्रीडम स्ट्रगल के समय। ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल था, पब्लिक पॉलिटिकल गैदरिंग्स वर हेवीली रिस्ट्रिक्टेड, तो लोगों का इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तिलक जी को रियलाइज हुआ अ कल्चरल फेस्टिवल कुड सर्व एज नॉन थ्रेटनिंग येट पोटेंट प्लेटफॉर्म टू गेदर लार्ज पीपल। इनको लगा कि यार ऐसे तो ब्रिटिशर्स इकट्ठा होने देंगे नहीं इतने लोगों को, तो जो ये हमारा कल्चरल फेस्टिवल है, ये ज़रूर वो मौका है जहाँ पर ब्रिटिशर्स को ऐसा कुछ लगेगा भी नहीं, और इकट्ठा हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं एक जगह पे। द फेस्टिवल प्रोवाइडेड अ स्पेस टू डिस्कस पॉलिटिकल इश्यूज। उनको लगा कि ये गणेश उत्सव का जो फेस्टिवल है, इस समय पे हम जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज द मासेस एंड इंस्टील अ सेंस ऑफ प्राइड एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द इंडियंस। इंडियंस के लोगों के अंदर वो भावना फील कर सकते हैं अपन, प्राउड की फीलिंग दे सकते हैं, और एक कलेक्टिव स्पिरिट कि हम भारतीय एक हैं और एक होकर हम कुछ भी कर सकते हैं, वो फीलिंग डाल सकते हैं। उन्होंने बोला म्यूजिक के थ्रू, लेक्चर के थ्रू, पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू हम उनमें ये मोटिवेट कर सकते हैं। द उत्सव बिकम अ व्हीकल फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ स्वराज्य। उन्होंने बोला कि ये जो उत्सव है गणेश उत्सव, ये हमें मौका देगा कि हम स्वराज्य की भावना को बढ़ा सकें, सब लोगों के मन में ला सकें और अवेयरनेस फैला सकें। इट इफेक्टिवली ब्रोक डाउन द बैरियर ऑफ कास्ट एंड क्लास बाय ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर इन शेयर स्पिरिचुअल एंड नेशनल प्रोजेक्ट। तो ये सब कुछ तोड़ देगा लोगों के मन में जो जाति वाति, ऊंच नीच का भेदभाव सब खत्म कर देगा और सभी को नेशनल प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठा करके लाएगा। दिस इनिशिएट वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मूविंग द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम इलाइट लीड मूवमेंट टू द ब्रॉडर। इससे क्या हुआ बेटा, जब लोग इकट्ठा हुए तो मूवमेंट और बड़ी हो सकती थी। बाय यूजिंग कल्चरल सिंबल, तिलक वॉज एबल टू बाईपास कॉलोनियल सेंसरशिप, क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर आइडियोलॉजी कंसोलिडेशन। Ganesh Utsav is a classical example of how cultural heritage can be mobilized for political transformation। बेटा इन्होंने दिखाया कि कैसे जो हमारा गणेश उत्सव है, हमारा कल्चर हेरिटेज है, उसका हम यूज कर सकते हैं पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लाइंग द ग्राउंड वर्क फॉर लेटर मोर वाइड स्प्रेड मूवमेंट वुड इवेंचुअली लेड टू इंडियन इंडिपेंडेंस। और फिर बाद में ऐसे और भी इवेंट्स हुए कहीं ना कहीं जो इंडियन मूवमेंट को आगे लेके चले। Next, what was the role of cultural renaissance in the Indian freedom struggle? Explain with example. The cultural renaissance in 19th and early 20th century, India was a period of intellect and artistic awakening that play a crucial role in the freedom struggle। 19 और 20th सेंचुरी के बारे में अगर बात करें तो उस समय इंडिया बौद्धिक और आर्टिस्टिक अवेयरनेस पे था। राजा राम मोहन रॉय, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये जो है वर्कड कर रहे थे सोशल प्रैक्टिस के को लेकर, इंडिजिनस आर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। रिवाइव इंटरेस्ट इन इंडियन फिलोसफी एंड हिस्ट्री, कहीं ना कहीं लोगों का इंडियन की फिलोसफी और हिस्ट्री के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। दिस मूवमेंट प्रोवाइड अ सेंस ऑफ प्राइड। ये मूवमेंट कहीं ना कहीं एक प्राइड, लोगों के लिए प्राइड लेकर आ रही थी, और कहीं ना कहीं कॉलोनियल जो प्रोपेगेंडा था उनको काउंटर भी कर रही थी। विच ऑफन पोर्ट्रेड इंडियन कल्चर एज बैकवर्ड, जो हमेशा इंडियन कल्चर को हमेशा पीछे रखते थे, अब उनको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा था क्योंकि इंडिया का कल्चर अब आगे बढ़ रहा था। एग्जाम्पल है बेटा कंपोजिशन ऑफ पेट्रियोटिक सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम आपका जो सॉन्ग है बेटा, ये नॉर्मली स्वदेशी मूवमेंट के समय बनाया गया था, जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक शांति निकेतन विच प्रमोट इंडिजीनियस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वंदे मातरम स्वदेशी मूवमेंट के समय गाया गया। देखो क्या होता है बेटा, ये एक पेट्रियोटिक सॉन्ग तरीके होते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। द फोकस ऑन सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म मतलब सती प्रथा को बंद करवा देना, कास्ट सिस्टम को रिमूव कर देना, इक्वलिटी वगैरह लाना, ये उस समय पे बहुत चल रहा था। हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी। इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय
और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने अलग अलग जाति प्रथा, स्त्री सती प्रथा, इनको रोकने के लिए बहुत सारे काम किए हैं बेटा। तो आप एक बार इसको भी रीड कर सकते हो। इसमें डायनामिक, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, इन सब पे ध्यान रखा गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पेस साइंस। स्पेस साइंस और मेजर मिशन कौन कौन से थे जिसमें इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है? इंडिया हैज मेड रिमार्केबल स्ट्राइड इन स्पेस साइंस। स्पेस साइंस में इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इसरो के नाम से जानते हैं। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन कैरेक्टराइज बाय फोकस ऑन, इंडिया में अधिकतर हम कॉस्ट इफेक्टिव, कम खर्चे में तैयारी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और हमारे सोसाइटल डेवलपमेंट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान मिशन जो था वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, चंद्रयान 3 बिंग द फर्स्ट मिशन टू लैंड नियर द लूनार साउथ पोल। अब ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। मंगलयान, जो हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो इसका नाम है, मॉम भी बोलते हैं इसको, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू रीच मार्शियन ऑर्बिट इन इट्स मेडन अटेम्प्ट। जो इंडिया को पहला ऐसा देश बनाता है जो अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स पहुंच गया, जो ये बताता है कि इंडिया की इंजीनियरिंग कैपेसिटी ग्लोबल स्टेज की है। आदित्य L1 मिशन एम्ड एट स्टडिंग द सन, या आदित्य L1 का जो मिशन था सन को स्टडी करना। फर्दर हाईलाइट इंडियाज इंक्रीजिंग पावर्स इन द साइंटिफिक रिसर्च, जो इंडिया की साइंटिफिक रिसर्च की पावर को भी दिखाता है। बियॉन्ड प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, इंडियन सैटेलाइट लॉन्च सच एज GS80 और IRNSS सीरीज हैव प्रोवाइडेड क्रिटिकल डाटा फॉर एग्रीकल्चर। अभी कुछ सैटेलाइट है जो हमको एग्रीकल्चर डाटा, टेलीकम्युनिकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेविगेशन, इनमें हेल्प करता है, जो हमें पहले से क्लाइमेट कंडीशन और ये सब चीज़ें बताता है। इंडिया हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड द हाई लेवल साइंस कैन बी इफेक्टिवली यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग नेशंस। जो इंडिया की साइंस है वो डेवलपिंग नेशंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। दिस ट्रेजेक्टरी ऑफ द सक्सेस, ये जो रास्ता इंडिया ने तय किया है, ये बहुत रिस्पेक्ट करता है हमको, एक स्पेस फेयरिंग नेशन बनाता है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है साइंटिफिक नॉलेज को। हम देश में पीसफुल कंट्री बन रहे हैं जो टेक्नोलॉजी मेंटेन करती है, स्पेस टेक्नोलॉजी। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट इंडियाज रोल इन द मल्टी पोलार वर्ल्ड ऑर्डर। लास्ट क्वेश्चन है, देखो जल्दी से देख लेते हैं। इंडिया का रोल क्या है मल्टी पोलार वर्ल्ड ऑर्डर में? करंटली मल्टी पोलार वर्ल्ड ऑर्डर, इंडिया एक्ट एज क्रूशल ब्रिज, इंडिया एक क्रूशल ब्रिज के रूप में काम कर रहा है। अ स्टेबलाइज्ड फोर्स एडवोकेटिंग फॉर ग्लोबल सिस्टम बेस्ड ऑन कॉपरेशन रादर देन, देखो इंडिया में नॉर्मली हम कॉपरेशन पे काम करते, सहयोग करना। इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है rooted in the philosophy of strategy autonomy which allow to engage with the diverse global power। देखो इंडिया के साथ में यूएस, रशिया एंड द नेशन ऑफ ग्लोबल साउथ विदाउट अलाइनिंग विद द एनी सिंगल ब्लॉक। दिस पोजीशन इज बेस्ड ऑन द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे देश की ग्रोथ बढ़ती है बेटा। इंडिया की डेमोक्रेसी वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो आपको वहाँ ध्यान रखना पड़ता है, अलग अलग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगाना पड़ते हैं। G20 समिट इंडिया में भी हो रही है, इंडिया होस्ट कर चुका है G20 समिट, आपको पता ही है। इंडिया हैज़ बीन अ वॉइस फॉर द कंसर्न ऑफ डेवलपिंग नेशन, इंडिया एक तरीके से जो डेवलपिंग नेशन उनको रिप्रेजेंट भी कर चुका है। इंडिया एडवोकेट्स फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, क्लाइमेट जस्टिस एंड रिफॉर्म फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक UN। इंडिया क्लाइमेट जस्टिस के लिए भी काम करता है, और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें रिफॉर्म्स के लिए भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करता है। ये है इसके आगे का आंसर, जहाँ पर हमको ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि जैसे इट्स रोल इज ऑल्सो डिफाइंड बाय कल्चरल डिप्लोमेसी, इंडिया कल्चरल डिप्लोमेसी में भी आगे है। सॉफ्ट पावर थ्रू इंडिया में योगा, डेमोक्रेसी, है ना, डायस्पोरिक कंट्रीब्यूशन वगैरह भी है। कुछ चैलेंजेस भी हमारे यहाँ, जैसे रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न, उनको बैलेंस वगैरह करना पड़ेगा इंटरनेशनल पार्टनरशिप के साथ जो अभी भी है। ठीक है, आप इसे एक बार पढ़ लेना, इतना कोई आ जाए तो लिख देना। तो ये थे बेटा हमारे टॉप क्वेश्चंस। इसके अंदर मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जिनसे आपकी पूरी यूनिट भी कवर हो जाए एक साथ, और अलग अलग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो
तो आपसे शॉर्ट लॉन्ग ये वो जितने भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं सब कहीं ना कहीं बन जाएंगे, और यह पूरी समरी आपको बुक की है मान लो आप। तो आप इतना कर लो अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर एक और पेपर है आपका, उसके लिए मिलेंगे हम कल। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट।